हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्ज़ाम स्टेशन चैनल पे मैं आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आते ही एक ही काम करना है। जैसे कि आप उठते ही भगवान का नाम लेते हैं, उसी तरह जो नए बंदे हैं आपको आके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपके जैसे सहपाठियों को उनको जल्द ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे आपको भी बेनिफिट हो और सबको बेनिफिट हो। ठीक है दोस्तों। और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती ही रहे। और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आदमी का भाई, मैं ऐसा लगता है कभी कभी मैं वीडियो को व्यूज़ और देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई 4-5 बच्चों को पढ़ाना आई हूँ। जैसे ये क्या है यार। यार हम भी अपना टाइम इतना लगाते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा इसको शेयर तो करिए ताकि सब लोग उसको देख पाएँ। ठीक है। तो चलो, हो गई अपने काम की बात, हो गई आपकी भी और मेरे भी काम की बात हो गई। तो दोस्तों, आज अपन सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ यार। करो से करते हैं स्वागत, ये ऐसे करते हैं स्वागत, ठीक है। तो मैं आपको एक बार अच्छे से स्वागत भी कर दिया आपका। अब तो प्लीज़ इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब अपन आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे पावर। मैं एक्चुअली में क्या, पिछले यूनिट में कुछ पावर के डायमेंशन भी लिखाना भूल गया और जल्दी जल्दी में था। तो आज आपको पावर को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे भाई, उसमें से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपके प्रीवियस ईयर के पेपर देखे। मैंने दो पेपर पे गौर किया, जो अभी दो सबसे बड़े पेपर होने वाले। एक तो होने वाला एयरफोर्स का अंदर, ठीक है, एयरफोर्स का पेपर होगा, और दूसरा होगा अपने रेलवे का, एनटीपीसी का हो सकता है, क्योंकि देखो इसकी प्री बिड का, सॉरी पोस्ट बिड की, इसकी जो टेंडर होता है वो कम लगभग कंफर्म हो चुका है। तो मेरे दो चीज़ पे फोकस था, तो मैंने इसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखे। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने पे मुझे एक चीज़ पता पड़ी कि बहुत सी ऐसे फोर्सेस हैं, मतलब जो एयरफोर्स के बहुत फेवरेट टॉपिक थे। एयरफोर्स के फेवरेट कौन सा टॉपिक था? जो सबसे अच्छा टॉपिक था, जिसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन आते हैं, और वो था सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो भी होता है ना, मतलब सर्कुलर मोशन, उससे अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो अपना मेन मोटिव है उसके जो, मैंने आपको क्या बताया, आपको स्मार्ट बनना है, गधा दौड़ नहीं दौड़नी कि मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो गधों जैसे। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ, बात मानिए, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में 2D का पार्ट है, जो अपन 11th में पढ़ते हैं, और सब ने पढ़ा होगा यार, ये ऑब्वियसली ये बात है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर आपके जैसे कुछ स्प्रिंग फोर्स होता है, तो स्प्रिंग फोर्स के अंदर से क्या होता है, जो वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं जिसमें अपन, तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ना, हाफ ऑफ माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको बताने के लिए भाई, कि जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मेरा मोटिव था बताना, ठीक है ना। तो आज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो निकालिए कॉपी पेन और चालू हो जाइए। आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए होगी, सच बता रहा हूँ। और आज फॉलो नहीं किया, मतलब जिन्होंने भी शेयर नहीं किया, जो जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करें, तो मैं वीडियो लेट डालना चालू कर दूँगा। अरे मजाक था दोस्तों, मजाक था। लेकिन प्लीज़ शेयर कर दीजिए यार, ऐसा लगता है जैसे मान लो को 10-15 बच्चों को पढ़ाना आया हूँ, बाकी कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ इसको शेयर करना है आपको। तो मैं तो 10 बार बोलूँगा आज तो शेयर का, ताकि आप आगे जाके ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। तो आज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो मैं वो क्वेश्चन भी एक्चुअली लेके आया हूँ आपके प्रीवियस ईयर के 2-3 एक, तो अपन सॉल्व करेंगे। अच्छा, उससे पहले अपन ये देख लेते हैं अपन ने पढ़ा क्या क्या है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि अपन ने, जब सबसे पहले मैंने सिलेबस बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। तो आज अपन इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। मैंने आपको ऐसा यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा दिया, ये सबसे कॉमन टॉपिक था और सबसे ज़्यादा डायमेंशन, इसकी यूनिट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ें थी, ठीक है ना। तो आपको मैंने सही यूनिट एंड मेजरमेंट करा चुका हूँ, आपको मैं करा चुका हूँ रे ऑप्टिक्स करा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है ना। लाइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग सारे करा चुका हूँ। और आपको इसके क्वेश्चन में, आपको जब पूरा अपने सिलेबस हो जाएगा ना, तो इन सब के अपन जितने भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो सारे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और उस टाइम में आपको लाइव पढ़ाऊँगा, जो भी क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे लाइव पढ़ेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, एक्चुअली होता क्या है कि आप जब यूट्यूब देखते हैं, तो जैसा भी आप एक जैसा ऐसा यूनिट एंड मेजरमेंट डालेंगे ना, तो आपके सामने हज़ारों लिस्ट खुलेगी, ठीक है। तो उन हज़ारों लिस्टों के अंदर आपको सिर्फ यही ज्ञान बांटते हुए मिलेंगे, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपके डाउट क्या हैं और आपके
आपसे मतलब कोई चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही कि भाई हो क्या रहा है, कोई आपको ये बताने वाला नहीं है, तो टेंशन मत कीजिए, मैं आपको उसी तरह से डाउट क्लियर करूँगा। मैं और मेरी एक आदत है, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और एक एक कमेंट के जवाब देता हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ जो भी आपके डाउट हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और जिसने भी डाउट पूछा मैंने इसको इवन बताया भी है। ठीक है, तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा जो आपके डाउट बनते हैं। ठीक है, तो अपने देखा रे ऑप्टिक्स से पढ़ लिया अपन ने, वे ऑप्टिक्स यानी साउंड पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, अब अपने बात करती काइनेमेटिक्स में, जिसमें अपने प्रोजेक्टाइल वगैरह जो भी आते हैं अपने 2D 3D वगैरह। ठीक है, तो अपने काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स जो भी बनती है, जिसमें अपने वो फोर्स फ्रिक्शन वो सब अपन ने इसमें पढ़ लिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में, जिसमें डिस्टेंस, मास, वेट, मेजरिंग क्वांटिटीज़ जो भी आती है, इसके अंदर भी अपन ने बात कर ली थी, ये मैंने आपको सब मिक्स पढ़ाया है। ठीक है ना, फिर हमने मोशन पढ़ा। मोशन देखो, मोशन का आज एक टॉपिक बाकी रह गया था, जो सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंटर से मतलब सर्कुलर मोशन है, तो वो मोशन अपन को आज पढ़ना है, और वो उसके बाद अपना आज मोशन भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें लॉस पढ़ा दी मैंने आपको, ग्रेविटी। अब अच्छा, मोशन के अंदर अपने एक ये टॉपिक बचता है ग्रेविटेशंस, और एक ये सैटेलाइट। तो ग्रेविट जब अपन उसके वजह से अपन जो आज के जो पावर और ये सब कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद अपन पढ़ेंगे ग्रेविटी। ठीक है ना, तो वो ग्रेविटी और ग्रेविटेशंस वगैरह सब अपने किस में आएगा, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे थर्ड नंबर पे सैटेलाइट। मोमेंटम भी लगभग उसके मोमेंटम के लॉ वगैरह सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, फिर अपने पास जब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक बनेगा ग्रेविटेशनल, मतलब क्या होता है कि इसमें से ज़्यादा कुछ बनता नहीं है इसके अंदर से। आपके जैसे देखो, एक जो बेसिक अपने के होता है, मतलब G=K m1 m2/r², जब अपन निकालते हैं तो उसकी के की क्या होती है, कभी कभी यूनिट उसकी पूछ लेते हैं, या फिर कोई कंडीशंस दे दे के पूछते हैं कि भाई ये ऐसा ग्रेविटी है, एस्केप वेलोसिटीज क्वेश्चन बनता है। तो कुछ कुछ चीज़ें वो ग्रेविटेशन आपको मेन टॉपिक जरूर करूँगा जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं। ठीक है ना, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जो मेन बनता है वही बताऊँगा। ठीक है, तो आपको सैटेलाइट भी बता दूंगा। अच्छा, सैटेलाइट से क्या होता है, जैसे कि अभी आपको पता है, अभी अगर आप अपडेट रहते हो तो रशिया ने वैक्सीन निकाली जिसने उसका नाम रखा है स्पुतनिक 5, जो वैक्सीन है उसका नाम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रशिया एकमात्र ऐसा देश था जो पहला सैटेलाइट, यानी जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं सैटेलाइट को, ग्रह क्या बोलते हैं, ग्रह ही बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन सैटेलाइट सबसे पहले देश में भेजने वाला, मतलब स्पेस में भेजने वाला पहला सैटेलाइट था स्पुतनिक। अगर आप ये सब आपको याद होना चाहिए, मैं सैटेलाइट पढ़ाऊँगा जब आपको, तो रशिया ने खुद ने पहली बार वैक्सीन निकाली, तो उसने इसको रिलेटेड एक नाम रखा हुआ स्पुतनिक 5। ये ठीक है ना, ये आपको ये सब करंट अफेयर्स है, आपको अपडेट होना चाहिए इन चीज़ों में। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिलेटेड सैटेलाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जब पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली मैरिज कब हुई थी, जो पहला डॉग गया था वो कौन था, इंडिया से पहला गया वो कौन था, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। तो इस रिलेटेड में अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे सैटेलाइट के। बाकी जो सैटेलाइट है वो अपन ग्रेविटी में पढ़ेंगे, वो सैटेलाइट अलग है। ठीक है ना, तो आजकल जो टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जैसे आप लोगों के एयरफोर्स वगैरह हो गया, तो उनके लिए क्वेश्चन है। अच्छा, अब मैं बात करूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक पड़ जाता है। ठीक है ना, अब एयरफोर्स वालों के, और जैसे मैंने देखा था, देखो रेलवे के अंदर ये टॉपिक इतना है नहीं, डीपली नहीं है लेकिन मतलब इस तरह से नहीं है कि मतलब तुम्हें कुछ भी पूछ रहे हैं। तो क्या होता है कि वो डायएबेटिक वाला और वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थोड़ा वो अल्टर टॉपिक पड़ जाता है, तो अपन वो चीज़ भी करेंगे, नो डाउट। अच्छा, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह वो भी है, तो वो थोड़ा मोड़ा रेलवे मतलब एयरफोर्स वालों के लिए थोड़ा है ऐसा। बाकी रेलवे वाले निश्चिंत रहे, उसमें इनमें ज़्यादा डीपली टॉपिक नहीं है। ठीक है ना, अच्छा, फिर इसी प्रॉपर्टीज़ के मैटर पढ़ेंगे ना, तो इसी में अपन पढ़ लेंगे प्रेशर और डेंसिटी। ठीक है, तो ये सब बचे अपने पास, और इसके अंदर जो भी आर्किमिडीज के लॉ, प्रिंसिपल, विस्कोसिटी वगैरह जो भी बचेगा ना अपना, वो सब अपन इसमें कर लेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो अपने कितने टॉपिक बच रहे हैं, 1 2 3। ठीक है ना, फिर हीट के मतलब जैसे वो टेम्परेचर से रिलेटेड, हीट के अंदर सिर्फ सिंगल एक ही क्वेश्चन आएगा। हीट में क्या आता है, वो ऐसा एक फॉर्मूला होता है लाइन से, अपने एक तो सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, रामवेस में, और एक आपके बचेगा इसमें के में। ठीक है ना, तो बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो मतलब फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वो सब है, लेकिन वो सब है आपके एयरफोर्स वालों के लिए। फिर अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है इलेक्ट्रिसिटी। अब यार इसमें इम्पोर्टेंट तो क्या है यार, पावर निकालना, करंट निकालना, वोल्टेज निकालना, बेसिक चीज़ें पूछता है यार। मैं दे दूँ V और I दे दिया और पावर निकालना नहीं आता क्या, साला बच्चा भी निकाल लेगा।
और एक बस एक थोड़ा इसमें टिपिकल बनता है सेल का, सेल से रिलेटेड प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, बाकी कोई हार्ड नहीं है ये, ठीक है ना। और मैग्नेटिज्म है इसमें फार्मूला बेस में आता है, अगर आपके फार्मूला स्ट्रॉन्ग है तो आप मैग्नेटिज्म निकाल लोगे। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक दोनों टॉपिक सेम है। तो दोस्तों इसके बाद मैं कह रहा हूँ साला कोई सा भी कंपटीशन हो उसमें से कोई भी एग्ज़ाम पीछे नहीं छूटेगा आपका, ठीक है ना। तो अपना ये डिस्कशन था, तो चलें आगे, आप अपना बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। आज अपन सबसे पहला टॉपिक है अपना पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी क्या होती है कि भाई दो बताई थी आपको, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी वस्तु जो मूविंग में है तो अपनी काइनेटिक बिहेवियर शो कर रही है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम कब होगी, जब कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है, यानी कोई भी वैल्यू अगर रुकी हुई है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ गया ये, क्या लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है ना, रिलेटेड टू सम जीरो पोजीशन। मतलब क्या होता है कि कोई पोजीशन से किसी और पोजीशन के बीच से कोई ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कुल मिला के दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा है। मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ अगर वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ रुका हुआ है, मेरे आंखों के स्ट्रेट लाइन में ही है, मेरे आंखों के सीध में है, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। अगर वो मेरे आंखों के सीध में, अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर मतलब इसने ये दूरी तय नहीं की, ठीक है ना, यहाँ पर रुका हुआ ही है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कुल मिला के ये कहना चाहता है, ठीक है। तो इसमें और क्या कह सकते हैं, द एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजिशन, स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कब होती है कि मतलब डाउन कब होने लग जाती है। देखो मैंने आपको क्या बताया, एक मास ले लिया आपने, तो ये किसी हाइट पे है, ठीक है। तो इस जब ये अपनी किसी मैक्सिमम हाइट पे होगा, या फिर आप एक बॉल ले लीजिए, बॉल मान लो मैंने एक बॉल फेंकी इस हाइट पे, तो जब भी एक बॉल हो जाती है जैसे मान लो बॉल फेंकी जाती, लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आता है ना जहाँ पर बॉल जीरो रुक जाती है ऊपर जाके, आप समझ पा रहे हैं ना। बॉल जहाँ ऊपर जाके रुक जाती है उसके बाद में ये जब डाउन आने लग जाती है, मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ से फेंकी एक काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंकी, ठीक है, लेकिन बॉल जब ऊपर गई तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर जाते जाते एक जगह रुक गई, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम। जब मेरे हाथ से बॉल छूटी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, ऊपर जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, मेरे हाथ से एनर्जी गई बॉल में और बॉल से एनर्जी गई हवा में। हवा में कैसे, क्योंकि बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रही थी एयर का फ्रिक्शन लग रहा था, तो एनर्जी मतलब ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन जब ऊपर गई तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। लेकिन जब वापस नीचे आ रही थी तो क्या हो गया, वापस नीचे आ रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी, क्योंकि बॉल मूविंग में आ गई, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई क्योंकि बॉल अब चलने लग गई है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के ये बात थी। अच्छा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको, दो तीन एक जिससे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो स्प्रिंग के अंदर, तो एक तो स्प्रिंग का जो कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन होता है स्प्रिंग का, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे वाटर एक्यूमुलेशन इन डैम। देखो ये नदी है आपकी, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने एक डैम बना दिया ऊंचा सा, ठीक है, ये डैम है, ये इसके द्वार बना दिए मैंने। तो जब ये डैम था, इस डैम के अंदर जब पानी रुका हुआ तो उस पानी के अंदर जितना रुका हुआ है तो उस पानी की खुद की एक ताकत आ गई, उस पानी के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है ना। जब वो पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसके अंदर मैक्सिमम थी, लेकिन मैंने जैसे ही गेट खोला तो वो एनर्जी अब रिलीज़ होने लग गई है, किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए इसका वाटर एक्यूमुलेशन इन डैम, मतलब उस पानी रुका हुआ तो कोई भी रुकी हुई चीज़ में जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। 100 बातों की एक बात है, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस जो रुकी हुई चीज़ होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। देखो मैं लिखता होता हूँ, स्टॉपिंग और अभी ऐसे लिख लो, when
ऑब्जेक्ट इन स्टेडी स्टेट, ठीक है ना, तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है ना, लिख लिया, मिटा दूँ इसको। तो यहाँ पर हो गई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन देन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। आई थिंक ये जो दो लाइनें लिखी उससे आप कोई भी चीज़ रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये डेफिनेशन क्या बोलती है, फटाफट पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज पोजिशन एट अ हाइट अबव और बिलो द जीरो हाइट। क्या कहना चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मतलब पोजेस करेगा, मतलब उसको क्या लिखा, देखो हिंदी में लिखते ना, क्या लिखा है, यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर या नीचे शून्य ऊंचाई पर स्थित है तो एक वस्तु में गुरुत्वाकर्षण की समता होगी। मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर किसी हाइट पे है वो, ठीक है ना, किसी हाइट पे है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो कैपेसिटी होगी वो होती है। मतलब कि इसके अंदर जो अब जो जैसे किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट है, टॉप पे रुकी हुई है, तो उसके अंदर जो एनर्जी लगेगी वो कौन सी लगेगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है ना। तो इसलिए आप कभी भी ध्यान रखना, जब आप अब लिखते हो ना, मतलब पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो अपन बोलते हैं ना कि बॉल यहाँ से गई और बॉल ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई, अपन निकालो कितनी एनर्जी इसमें हुई है, फिर हाइट वगैरह कुछ निकालने को बोलते हैं। तो उसमें आप ध्यान रखना, तो उसमें पावर इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू mgh करते हैं। तो यहाँ पर वर्क किसने किया, यहाँ पर जैसे ऊपर से कोई बॉल नीचे आ रही ना, तो यहाँ पर काम किसने किया, ग्रेविटी ने काम किया। लेकिन ग्रेविटी के साथ साथ अपने अगर इसकी मास, हाइट और सब निकालनी हो ना, कोई कंटेंट दे रखा हो, तो उसमें अपन बोलते हैं कि वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ हुई ना वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज़ हुई है। क्योंकि देखो जब हाइट पे कोई चीज़ थी तो वहाँ क्या थी, रुकी हुई थी, तो रुकी हुई चीज़ की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम थी, लेकिन बॉल जब नीचे आई तो उसके बाद क्या हुआ, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती जा रही थी, ठीक है ना। जैसे ऐसे ऐसे मान लो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, तो यहाँ पर आते आते थे पोटेंशियल एनर्जी 50% और यहाँ आते आते पोटेंशियल एनर्जी लगभग जीरो, ज़मीन से टकराने से पहले पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है ना। अब इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो अब अपन पढ़ते हैं आगे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। अब अच्छा फिर आता है अपना टॉपिक पोटेंशियल अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है ना। देखो मैंने वही चीज़, जब एक कुल मिला के एक ही एक चीज़ रहेगी, कहीं चले जाओ दुनिया के अंदर, ठीक है ना। मैंने बनाया एक ब्लॉक, बनाया किसी हाइट पे था वो ब्लॉक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था। इस ब्लॉक का मास दे रखा है m, ठीक है ना। तो इस ब्लॉक को ऊपर से नीचे आने में क्या हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट होया, ठीक है ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही होगा ना, ठीक है ना। हाँ, तो अच्छा पहले बताओ कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, समझते हैं आप, ठीक है। अच्छा यहाँ पर फोर्स को अंदर क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन है। अच्छा यहाँ पर एक्सेलरेशन का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रही है, तो मैं इसको जी लिख दूँ, ठीक है। अच्छा फिर अच्छा बॉक्स ऊपर से नीचे आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया, पॉजिटिव हुआ, एच डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये देखो, तो वर्क डन इक्वल्स टू, अच्छा इसको ये तो हो गया वर्क इक्वल टू फोर इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh हो गया ना। इसलिए अपन बोलते हैं जो कोई भी ऊपर से नीचे कोई चीज़ आती है, ठीक है ना, तो उसमें अपन उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी से वर्क डन को कंपेयर करते हैं। यानी ऊपर से नीचे कोई चीज़ आई है तो वो जो वर्क डन होगा उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, याद रह जाएगा आपको। और दोस्तों ये चीज़ याद रखना, इसमें क्वेश्चन बनता है, इसमें से कोई भी कंपटीशन उठा के देख लेना, ठीक है। चलें आगे, फिर इसके बाद बनता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अच्छा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पहली बात तो कोई भी जैसे एनर्जी होती है नॉर्मली, एक तो पहले एनर्जी के अपने दो पार्ट पढ़े कि भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फिर बोलोगे दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी ये नया कहाँ से लफड़ा आ गया। तो दोस्तों क्या होता है,
कि मैकेनिकल एनर्जी होती कुछ नहीं है, कोई स्पेशली नहीं होती है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के जो एनर्जी बनती है ना, देखो आप मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हो तो अपन बात करते हैं मशीन की, मोटर की, ठीक है। तो मोटर में क्या होता है, या फिर आप विंड मिल की बात कर लो, ठीक है। तो विंड मिल में क्या हो गया, कोई हवा आई, ठीक है। तो हवा की कोई काइनेटिक एनर्जी थी, और यहाँ पर देखो ये जो विंड ब्लेड्स है वो पोटेंशियल एनर्जी इनकी मैक्सिमम थी, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी के साथ पड़े थे। लेकिन जब कोई काइनेटिक एनर्जी आई विंड की, हवा की, और उन ब्लेड से टकराई, उन्होंने इस ब्लेड को रोटेट कराया। विंड की क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, और ब्लेड की पोटेंशियल एनर्जी। तो इनको रोटेट करा के इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, ठीक है ना, और एक एनर्जी बनाई, ठीक है। उस एनर्जी से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, और इलेक्ट्रिसिटी से आगे और भी बहुत सारी मशीनें चल रही है। यानी एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के कोई एक ऐसी तीसरी चीज़ बनती है जो कि लगभग कांस्टेंट ही होती है। तो उसको अपन कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है ना। देखो विंड की और पोटेंशियल की काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों एनर्जी को मिला के आगे जाके एक और एनर्जी बन गई, ठीक है ना। तो वो जो जितनी इन दोनों की पावर थी, मैं कह रहा हूँ इसकी 2 जूल थी और इसकी भी 2 जूल थी, ठीक है ना। तो आगे जाके जो जो इसने ऐसी आगे वाली जो मोटर है वो जो रोटेट होनी चाहिए वो कम से कम 4 जूल की होनी चाहिए। तो कुल मिला के बैलेंस सिस्टम बनाने के लिए ऐसा कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं अपन, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट दैट, क्या देखा है, जो प्रिंसिपल है क्या स्टेट करता है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज सम ऑफ द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जीज रिमेन कॉन्स्टेंट एज लॉन्ग एज द ओनली फैक्ट्स फोर्स एक्टिंग आर कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स कैसे, कि कोई भी, जैसे देखो जो कोई भी मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, वो इक्वल्स होते हैं किसी मैकेनिकल एनर्जी के, ठीक है ना। वो नहीं वो फिर इसको यू मान लो, आप यू मान लो, यू बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट कैसे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो मैं कह रहा हूँ जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। इसको कांस्टेंट रखना अपन को हमेशा, यहाँ पे कांस्टेंट ही रहना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट रखने के लिए क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ जैसे देखो ये बढ़ गया, ये पूरा ही पूरा फुल है, मतलब एक ऑब्जेक्ट फुल स्पीड में है, ठीक है ना, अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी में। इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ mv², यानी इसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, स्क्वायर टाइम से। तो फुल स्पीड में तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। अच्छा जब, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना। तो इसकी कोई अच्छा जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है क्या उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट पड़ता है, याद करो जब मैंने आपको साउंड पढ़ाया था, जब बहुत ही ज़्यादा कोई अल्फ़ा बीटा और गामा, उसमें भी बताया था आपको मैंने, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जो गामा होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है उसकी स्पीड, ठीक है ना। और उसका जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उसको अपन, मतलब उसकी एनर्जी जो रहती है वो लगभग बहुत ही कम रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन उसको कहते हैं कि मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम से मिनिमम रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ कांस्टेंट बैलेंस सिस्टम बनाती है, ठीक है। चलो आगे फिर अपन बात करते हैं स्प्रिंग की, ठीक है। तो स्प्रिंग के अंदर जो क्या होता है कि स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। एक तो क्या होता है T=2π√m/k, ये मैं बताऊंगा आपको क्या है, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ फॉर्मूला याद करना, इससे क्वेश्चन बनता है। और एक आपके क्वेश्चन बनेगा W=−12 बस ये 2 चीज़ें, कोई फालतू की दूसरी तीसरी लफड़ा नहीं फटना आपको। इन 2 चीज़ों से कोई भी न्यूमेरिकल कैसा भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, इन 2 से बाहर, ठीक है। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कैसे क्या आया, फटाफट विदाउट टाइम वेस्ट किया आपका, ठीक है। हो जाए तैयार, थोड़ा जूम करके पढ़ते हैं यार आज, कैसे होता है ये, क्या लिखा है। इन क्लासिकल फिजिक्स
A spring can be seen as the device that store potential energy, specifically elastic potential energy, by extending the bond between the atom of the elastic material. देखो कहना क्या चाहता है ये कि कोई भी जैसे देखो, अच्छा मेरी बात सुनो, ये स्प्रिंग जो है नॉर्मल स्प्रिंग इतनी है, ठीक है ना। आपको मैंने क्या बताया पोटेंशियल एनर्जी का जब एग्जांपल दे रहा था, जब वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि एक एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि जब एक आइडियल पोजीशन है स्प्रिंग की, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पोटेंशियल कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, नहीं नहीं, अनस्ट्रेच स्प्रिंग है, कोई चीज़ रुकी हुई है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कोई भी स्प्रिंग को मैंने यहाँ खींचा, एक्सटेंड किया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, यानी देखो इसको छोड़ो, पहले आपको मैं पहले बार उसका ग्राफ से बताता हूँ, ग्राफ से क्या जल्दी समझ में आएगा पहले, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो क्या होता है, एक स्प्रिंग है, ये नॉर्मल स्प्रिंग है, ठीक है। अब देखो इसके दो केस बन सकते हैं, या तो ये स्प्रिंग बड़ी हो जाए यहाँ तक आ जाए, ठीक है ना, ये आइडियल केस है, और या ये स्प्रिंग छोटी हो जाए, ठीक है ना। ये हो गया एक्सटेंशन और ये हो गया कंप्रेशन, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, देखो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, एक तो या तो फोर्स लगेगा, ठीक है, और क्या लगता है, इस डिस्प्लेसमेंट होता है। स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, या तो देखो या तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फोर्स लग रहा है, अंदर जाएंगे तो फोर्स भी लगेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों लगेगा। ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स लग रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है कि नहीं होता। तो स्प्रिंग के अंदर वर्क डन निकालना है अपन को, ठीक है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने जैसे जैसे स्प्रिंग को धक्का देता गया अंदर की तरफ जाती गई कॉन्स्टेंटली जाती गई, ठीक है, लेकिन एक टाइम होगा उसके बाद वो जाएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो वो होता है उसकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना, बस उसके बाद नहीं जाएगी। यानी यहाँ तक मैंने फोर्स दिया, इसके बाद नहीं जा रही, यानी डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ तक ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा दोस्तों, अब ये जो निकलता अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये जो निकलता ये क्या होगा, ये एरिया निकला, ये क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, समझ गए। अब तो समझ में आया होगा। तो अब इसको अपन किसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर स्प्रिंग के अंदर एक्स से डिनोट करते हैं। ये कैसा आया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। तो अच्छा देखो, ये जो इसको जो आपका जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा ठीक है ना, जो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है ना। अच्छा जब इसका साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, के एक्स आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक मिनट थोड़ा जगह चाहिए मेरे को लिखने के लिए, ये आएगा जो आएगा के एक्स, ठीक है ना। अच्छा और ये जो होगा फोर्स, जो साइन जो आएगा यहाँ माइनस आएगा। अब आधे लोग पूछेंगे माइनस साइन क्यों, तो दोस्तों ये माइनस साइन जो है वो डिनोट करता है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि जो फोर्स जो है, यानी ये जो फोर्स है वो इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसे, अब मेरी बात सुनो, मैंने इसको यहाँ धक्का दिया, ठीक है ना। देखो पहले आइडियली देखो मेरी बात सुनो, आइडियली स्प्रिंग यहाँ पे थी, ठीक है, मैंने इसको यहाँ धक्का देने लग चालू किया, यानी अंदर की तरफ इसको फोर्स देना चालू किया, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा एक्स, ठीक है, लेकिन एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा कि वो चाहता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स ये चाहता है कि मैं अपनी आइडियल पोजीशन पे आ जाऊँ, ठीक है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग समझ गए ना भाई, रीस्टोर का मतलब क्या होता है कि अपनी पहले जैसी जगह, पहले जैसी स्थिति में आ जाना। आप मोबाइल में रीस्टोर करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, मोबाइल एकदम फ्रेश हो जाता है, जो पहले नया जैसा था एकदम नया हो जाता है, वैसा होना चाहता है, ठीक है ना। तो रीस्टोर का मतलब ये होता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स कैसे लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मैंने इस स्प्रिंग को अगर यहाँ खींच लिया तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ इस डायरेक्शन में,
तो क्या रिस्टोरिंग फोर्स ये नहीं चाहेगा कि मैं वापस अपने ओरिजिनल स्थिति में चला जाऊँ? डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हुआ, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स ये नहीं चाहेगा यहाँ चला जाऊँ। तो इसलिए अपन यहाँ माइनस साइन लगाते हैं। फॉर्मूला समझ में आया, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है ना। अच्छा के क्या है यहाँ पर? के एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट है, के की डायमेंशन मतलब यूनिट क्या होगी? के की न्यूटन पर मीटर। क्या था? एफ इक्वल्स टू के एक्स था ना, माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। तो के की यूनिट क्या होगी? फोर्स अपॉन ये डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और यहाँ होती है मीटर। तो आप इसकी डायमेंशन भी निकाल लेना। मुझे आप काम करना, इसकी डायमेंशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप, ठीक है। जो जो ये वीडियो देख रहा है आपको ये डायमेंशन कमेंट बॉक्स में बतानी है इसकी, प्लीज़। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है आपको ये, ठीक है। अच्छा अब आपने लगा लिया एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स निकाल लिया, फिर आपने सब निकाल लिया, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, तो वर्क जो होता है उसमें आप क्या हो सकते हो? जो फोर्स जो है उसने कैसा वर्क किया? 2 टाइम्स किया ना काम। जो फोर्स जो है भाई, वही रिस्टोरिंग फोर्स है, वो क्या कर रहा है? पहले उधर खुद जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो उसने वर्क जो किया 2 टाइम्स ऑफ वर्क किया, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता? तो एच एम एस 2 को नीचे भेज दूँ तो हाफ ऑफ एफ कर दूँ, ठीक है ना। अच्छा हाफ ऑफ एफ यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या था? अभी निकाला था आपने, के एक्स था कि नहीं था? कहाँ जगह ही नहीं बचती यार एक तो यहाँ पे। तो यहाँ फोर्स का क्या था? के एक्स था, अभी अपन ने निकाला था, ठीक है। यानी क्या? माइनस का के एक्स था ना। या तो इस तरह से भी निकाल सकते, इसको एक्चुअल में इसको निकाला आप 2 तरीके से सकते हो। तो ये माइनस का के एफ था, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। एक मिनट, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। वो डेरिवेशन एक तो उस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर एक दूसरे तरीके से वो इंटीग्रेशन करके आप उससे भी निकाल सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर परफॉर्म नहीं करना है, आपको यहाँ लिखना नहीं, आपको सीधे सीधा पता होना चाहिए वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, और डब्ल्यू इज वर्क डन। देन दिस इज द फॉर्मूला वेयर यू हैव टू यूज इट इन द न्यूमेरिकल्स। ओके, लेट इट बी। तो यहाँ पर देखो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। क्या था? जो वर्क डन इक्वल्स टू क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ एस कॉस थीटा डी एस, यानी वर्क डन का फॉर्मूला लिख रखा है इसने कुछ मिला के, वेयर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 एंड एफ एक्स मतलब जो एक्सटर्नल जो फोर्स है वो के एक्स है। मतलब ये कहना कॉस थीटा 0 यानी कॉस 0 इक्वल्स टू, यानी थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री कुल मिला के इतना, ठीक है। तो इसने क्या किया? तो एफ को क्या कहते हैं? मतलब इसने एफ एक्सटर्नल के लिख दिया, के एक्स लिख दिया, ठीक है। तो अब इसने क्या किया? के एक्स डी एक्स कर दिया, मतलब एक्स के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया इसने। जब एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो बी और ए के टर्म में यानी ये लिख दिया इसने, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, इतना लिख जाता है, ठीक है ना। ये है वर्क डन। लेकिन ये माइनस लगाना भूल गए शायद, ए और बी माइनस ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वर्क डन इक्वल्स टू को माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर यहाँ पे। तो ये चीज़ थी। अच्छा अब ये देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये लगभग आपके 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, फिर 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट का भी नहीं, 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। तो चलें सॉल्व करें। द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज 50 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर मतलब स्प्रिंग को खींचा गया है। देन द वर्क डन ऑफ द स्प्रिंग इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 200 न्यूटन पर मीटर। कहना चाहता है कि कोई भी, जैसे वसंत बोलते हैं कि स्प्रिंग को, अबे ये तो वो स्प्रिंग लगा दी इसने। एक्चुअल में स्प्रिंग जो, अगर वो स्प्रिंग को आप, स्प्रिंग की लंबाई है 50 से 60 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, तो फिर वो स्प्रिंग को वर्क डन निकालें जगह, अगर मतलब अगर स्प्रिंग का जो के है कांस्टेंट के, वो कितना है? 200 न्यूटन पर मीटर। यानी अपन को क्या दे रखा है? एक तो के दे रखा है,
और एक डेल्टा एक्स दे रखा है, यानी x2 माइनस x1 दे रखा है, या फिर आप x2 एक तो x2 और x2 x1 ऐसे लिख सकते हैं। k दे रखा है 200 और x2 दे रखा है 60, x1 दे रखा है 50। तो क्या आप इसका वर्क डन नहीं निकाल सकते? वर्क डन इक्वल्स टू क्या था, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर था। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना, मतलब स्प्रिंग खींच रहे हैं ना, स्प्रिंग खींच रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा ना। देखो ये तो ऑलरेडी माइनस था ही, ठीक है, लेकिन और माइनस में जाएगा क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, यानी ये प्लस हो जाता है यहाँ पे इस केस में। जब न्यूमेरिकल्स के केस में लगभग क्या होता है, प्लस ही हो जाता है ये, ठीक है ना। तो आप इसको हाफ ऑफ के स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं ना तो उस केस में ये माइनस का माइनस ही रहता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो उस डायरेक्शन में क्या होता है, जो ये जो होता है ना 60 माइनस 50, वो 50 माइनस 60 हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें x2 अलग होता है, x1 अलग हो जाता है। तो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो मैं डेल्टा एक्स निकाल सकता हूँ, 60 माइनस 50 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हाफ ऑफ 200 इंटू 10 का स्क्वायर बराबर है क्या होगा, ये हो गया 100, 100 और 100 कितना हो गया आपके ये 1000। अच्छा, ये सब सेंटीमीटर में था, तो क्या आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना नहीं चाहेंगे? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1000, सॉरी 1 मीटर इक्वल्स टू 1000, 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपको जैसे ये सेंटीमीटर्स में दे रखा था, तो क्या आपका हक नहीं बनता कि आप इसको मीटर में करें वापस कन्वर्ट, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आया था, 100 इंटू 100, देखो ये 100 और एक ये 100 अपॉन, फिर एक आपने इस 100 इस 60 को कन्वर्ट किया मीटर में, फिर इस 50 को कन्वर्ट किया मीटर में। तो ये सब कट कुटा के कितना आया वर्क डन, यानी आपका वर्क डन आया 1 न्यूटन बस, ठीक है ना। यानी जो स्प्रिंग ने जो वर्क डन किया है फोर्स के टर्म्स में, तो कितना आता है वो 1 न्यूटन आएगा आपके। समझ गए बात को? तो इस तरह का कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको ध्यान कर रखना है, जो ये जो होता है इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, डिस्प्लेसमेंट को, ये न्यूटन पर मीटर में होता है, ठीक है ना, और फोर्स तो आपके न्यूटन में है ही, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेसिक से, ये रेलवेज के क्वेश्चन है, मैंने खुद ने पर्सनली देखा है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखा था मैंने, एक्चुअल में वैल्यूज़ चेंज कर रखी है मैंने खुद ने। तो क्या है, द बॉडी ऑफ मास 2 kg इज फॉल ऑन अ स्प्रिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है ना। और अपन को के दे रखा है, के नहीं लिखा है इन्होंने, के दे रखा है 2000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, मास दे दिया 2 kg, के दे दिया, और आपको हाइट दे दी। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग निकालना है, यानी कि इसका वर्क डन, जो स्प्रिंग ने जो वर्क डन किया वो कितना था। अच्छा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब जो स्प्रिंग है ये कितनी की कितनी कंप्रेस हो चुकी है, यानी ये निकालना मैक्सिमम कंप्रेशन, यानी आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का बता रहा है ना कि स्प्रिंग मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेस हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये और किससे होगा, देखो और तो कुछ आपने को डाटा दे नहीं रखा कि जिससे आप वो निकाल पाओ कि भाई आप वर्क डन हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर से निकाल पाओ। तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको ये लगाना पड़ेगा, जो वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, आपको मैं बता भी चुका हूँ। तो वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पीछे जब पढ़ा था अपन ने, तो क्या होता है वर्क डन, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ने काम किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन पोटेंशियल एनर्जी अलग से निकाल लेते हैं। मास कितना दे रखा है, बताओ बताओ, 2 kg, ग्रेविटी कितनी होती है 10,
और हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 5, तो कितना हो गया, 50 दूनी 100, तो यहाँ लिख दो आप 100। और यहाँ देखो हाफ ऑफ के कितना दे रखा है, 2000, अभी मैंने लिखा था 2000 इंटू ये एक्स स्क्वायर अब आपको निकालना है। इस 2 को वहाँ भेजो तो ये हो गया आपके 200, ठीक है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए 10, समझ रहे ना। तो आपको एक्स स्क्वायर आया, यानी तो एक्स स्क्वायर था यानी 1/10, ठीक है। तो अब उस उधर भेजोगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू यानी अंडर रूट लगभग 0.1, ठीक है ना। तो लगभग x की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 0.1 समथिंग आएगी। डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, इतना मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एक्चुअल में अंडर रूट 0.1 तो नहीं आएगा, मैंने बोला ना वैल्यू चेंज की मैंने, तो अब या फिर थोड़ा करोगे तो अब लगभग इस तरह का आंसर आएगा, यानी 0.1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब 0.1 का अब रूट निकालो कितना आएगा, लगभग 0.03 के आसपास आएगा रूट निकालोगे तो, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा आपको। देखो इस तरह क्वेश्चन कैसा होता है, जब आपको कुछ mgs दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी पूरी दे दी, और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का पूछ रहा है, तो आप तो क्या 2 ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास, mgh इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एनर्जी का जो टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था वो आपने लगाया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह के थोड़े टिपिकली क्वेश्चन आते हैं, तो अपन ये लेके चलें। अच्छा, अब मैं आपको पावर से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। देखो अब पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पावर इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ये भी बता चुका हूँ। वर्क डन अभी अपन ने पढ़ा, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होता है अपॉन टाइम टी, इसकी यूनिट होती है वॉट, ठीक है ना, या फिर जूल अपॉन टाइम, यानी वर्क डन का होता है जूल, और ये होता है टाइम का वो सेकेंड, यानी जूल अपॉन सेकेंड, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसकी डायमेंशन होती है, 2 डायमेंशन होती है। देखो एक तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो यानी इसकी देखो, इसकी हो गई फोर्स इंटू वेलोसिटी, और आप इसको ऐसा लिख सकते हो, यानी फोर्स को मतलब फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इंटू मीटर पर सेकेंड। तो आप वो लगभग फोर्स की जब डायमेंशन निकालो क्या आएगा, देखो इसको लिखते हो kg इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू, देखो ये एक सेकेंड 2 मतलब 2 और एक 3, तो ऊपर जाके -3, तो अब इसकी डायमेंशन निकालो क्या लिखोगे, m1 L2 t की पावर -3, तो ये फोर्स की डायमेंशन है, ठीक है ना। तो ये फोर्स मतलब सॉरी पावर की डायमेंशन है, क्या यार कहाँ दिमाग रहता है, तो ये पावर की डायमेंशन है, ठीक है ना। चलो आगे। अच्छा, अभी क्या हॉर्स पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा, थोड़ी तो कुछ है नहीं इसमें, हॉर्स पावर लेकर, हॉर्स पावर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर और द रेट एट विच वर्क इज़ डन। तो थोड़ी मत पढ़ो, ये बता देगा भाई किस किस कम मतलब सिस्टम में क्या आता है। मोस्ट कंट्री यूज़ SI यूनिट पावर फॉर, मतलब तो ज़्यादातर यूनिट SI यूनिट ही करते हैं, मतलब 786 वाला, ठीक है ना। तो 7 एक्चुअली 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू होता है 786, ये आपको याद रखना है। हॉर्स पावर में ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आप क्या हो तो मैं आपको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। कुछ नहीं होता, एक ब्लॉक ऑफ मार्क्स दे दिया, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन थोड़ा टिपिकल है और अपन को शायद NCERT में भी नहीं है। तो जैसे मान लो ये हॉर्स है, अब यार ये तो बाइक बन गई यार, कोई ना, आप हॉर्स ही मान लो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि मान लो ये कोई मास है, इसका मास मैं मानता हूँ 75 किलो, ठीक है, और इसकी हाइट है 1 मीटर, और इसका टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। मतलब कि ये घोड़ा है, ये 1 मीटर की हाइट की स्ट्रिंग है, वो 1 सेकेंड में कितना खींच पा रहा है, इतने मास का डब्बा है, ठीक है ना। तो वो होती है उस हॉर्स की पावर। तो अपन कैसे निकालेंगे, एक हॉर्स की पावर कितनी निकालेंगे, 75 kg, यानी क्या होता है फोर्स मतलब पावर इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। यानी मोमेंटम काम कर रहा है यहाँ पे, इसका मोमेंटम भी एक तरह का पावर होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर,
तो 7.5 इंटू 60 kg पर मीटर पर मिनट, ठीक है ना। अच्छा, फिर जब इसको लिखोगे केजी इंटू मीटर पर मिनट में लिखोगे तो लास्ट में जाके क्या आएगा, 1 HP इक्वल्स टू 4545, ठीक है ना, केजी पर मिनट। तो कुल मिला के चलना था, ये थोड़ा डेरिवेशन है, तो आपको करना कुछ नहीं, आपको बस ये बता रखा है कि जो मतलब जो पावर होती है, तो एक घोड़ा एक मास की जो है वो कितने टाइम, 1 सेकेंड में, ये 1 मीटर के हाइट का जो बॉक्स लटका हुआ है इसको कितना खींच पाता है, वो उसकी हॉर्स पावर होती है। तो ये निकालने का तरीका है, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको तो बस स्टैंडर्ड याद रखना है। देखो क्या होता है, अब स्टैंडर्ड क्या है पीछे बता रखा है मैंने। एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट्स ब्रिटिश स्टैंडर्ड में यूज़ करते हैं, और 104 पावर यानी 745 है यार, लगभग 745.5, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता ये, मतलब अच्छा ये अपने जो मीटर्स में जो यूज़, अपने जो घर पे जो मीटर में यूज़ होता है ना, मीटर सिस्टम में, वो अपन इसके मल्टीप्लाई करके निकालते, कभी बिल देखना उठा के, तो आपको हॉर्स पावर हॉर्स पावर का यूज़ रहेगा, ठीक है ना। अपने घरों में जब अपन बोलते हैं ना कि भाई ये मोटर कितने की है, कि भाई मोटर कितने हॉर्स पावर की है, या फिर जो भी आप देखते हैं मोटर्स होती है हॉर्स पावर में, तो जैसे आप देखते हैं हम अपने पानी की मोटर्स आती है 1 हॉर्स पावर की, आधे हॉर्स पावर की, 1.5 हॉर्स पावर की, तो इस टाइप की होती है वो, ठीक है ना। तो ये हॉर्स पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। अच्छा, ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, इसमें कुछ नहीं, वैसे कुछ है नहीं, बस ये बता रखा है कि जो टोटल जो एनर्जी कंजर्व होती है सिस्टम के अंदर, जो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी कोई आइसोलेटेड बॉडी की होती है वो कांस्टेंट होती है हमेशा, ठीक है ना। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये लाइन किसने बोली थी, ये लाइन बोली थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी ने, इन्होंने ही E=mc² का डेरिवेशन दिया था, ठीक है ना, एनर्जी मास कंजर्वेशन लॉ के अंदर। तो अब देखते हो एनर्जी मास कंजर्वेशन, जैसे मतलब एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, कैन बी ट्रांसफॉर्म, ये अपन भाषा बोलते हैं। तो कैसे होता है ये, मैं आपको बहुत पूरे शुरू में चैप्टर बताया था, याद हो तो उसका मैंने बताया था कि जैसे कुछ नहीं होता, एक वायर होता है, जैसे आप टंगस्टन देखते हो, ठीक है ना, या फिर आप ये देखते हो, ये आपको उस टाइम साउंड पड़ा रहा था जब बताया था, कुछ नहीं करना था, आपकी अंगुली में जो पावर थी, आपने इसको ज़ोर से हिट किया, ठीक है ना, आपने हिट किया इसको, आपकी पावर चली गई इसके अंदर, ठीक है, इस इसको टाइकून ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आपने हिट किया इसको, फिर जो इसके अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी एयर पार्टिकल में गई, एयर पार्टिकल एनर्जी से कान में गए, कान से भी ब्रेन में गए, तो मतलब एनर्जी हमेशा चलती रहती है, ठीक है ना। अच्छा, फिर मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, अल्टरनेट हो गया, तो क्या करते हैं ये सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। माइक्रोफोन हो गया, जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कैसे हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ लेकिन वो एनर्जी आप तक पहुँच रही है, वो कैसे पहुँच रही है, साउंड एनर्जी हुआ कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लाउड स्पीकर है, आप आपके मोबाइल के लाउड स्पीकर से मुझे सुन पा रहे हैं, कैसे सुन पा रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने यहाँ से बोला मैकेनिकल एनर्जी से, साउंड एनर्जी से, वो गया आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी से, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से पार होता होता आपके मोबाइल के स्पीकर तक आया, और आपकी स्पीकर बोल रहा है और वो आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। तो वो सिग्नल टू साउंड सोर्स हो गया, इंजन हो गया, खूब सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये देखो इसमें लिख भी रखा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये 3-4 कुछ चीज़ें होती है, तो इससे कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो ये पता होना चाहिए, ये आपको एल्बर्ट आइंस्टीन ने लाइन कही थी, ठीक है ना। अब इसके पावर से और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो देखो मैंने 1-2 क्वेश्चन और देखे थे आपके, वो आपके क्वेश्चन आ रखे थे। तो जैसे देखो क्या लिखा है, वर्क डन टू अपलिट अ बॉडी ऑफ मास 8 kg टू हाइट 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर के कोई मतलब 2.5 मीटर हाइट के अंदर से कोई बॉडी है 8 kg की, तो उसको उठाने में कितना वर्क लगेगा, ठीक है ना। तो वर्क लगेगा, तो इसमें क्या होगा, वर्क वस्तु क्या होता है, mgh होता है, सिंपल सी बात है। तो वर्क वस्तु m कितने दे रखा है, 8, और g आप सब जानते हैं 10, और हाइट कितनी दे रखी है 2.5, नीचे गया 10, ये 10 से 10 गया,
कितना आया, 5 8 × 40, 8 8 दूनी 16, 200 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये सिंपल से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आगे वाला देखिए, तो एक ही क्वेश्चन था, दूसरा वाला सर लिखना भूल गया मैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, मैं आगे जब मैं कराऊंगा ना उस चीज़ को तब अपन आराम से कर लेंगे। कुछ नहीं, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था उसमें, ऐसा लिख रखा था, चलो मैं आपको कराई देता हूँ। कह रखा था कि हाउ मच टाइम टेकन टू अपलीट द बॉडी ऑफ मास 400 kg ऑफ हाइट 400 मीटर इफ पावर इज 20 ग्राम। अच्छा, इसमें क्या दे रखा था, अब देखो आपको दे रखा है पावर दे रखा है 20 किलोवाट की, ठीक है ना आपसे, और आपको क्या दे रखा है, बॉडी का मास दे रखा है 400 kg, ठीक है, और इसकी हाइट दे रखी है आपको 40 मीटर। देखो ये मीटर में, ये किलोवाट में, और ये केजी में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखो सबको 1000 से भाग दे देना आप, हो जाएगा आपके आराम से। अच्छा अब मेरी बात सुनो, आपसे क्या पूछ रखा है, टाइम पूछ रखा है, तो आपको एस दे दिया, एम दे दिया, पी दे दिया, नहीं तो आपको टाइम नहीं निकाल सकते। आपको पता है पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन क्या होता है, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी, तो एम जी एच अपॉन टी हो गया आराम से। टाइम निकालना है तो कुछ मत करो, टाइम को इधर भेज दो और पावर को यहाँ लिख दो, ये लो हो गया। अच्छा मास कितना दे रखा था, 440, सॉरी 400 कहाँ से आ गया, क्या दे रखा था मास, 400 केजी दे रखा था क्या, 400 केजी दे रखा है दोस्त, 400 केजी दे रखा है, ठीक है। और ग्रेविटी आप जानते हैं 10 है, हाइट कितनी दे रखी है आपको, 40 मीटर में दे रखी है, ठीक है, और पावर कितनी दे रखी है आपको, 40, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, 40 40 गए आपके 10, यानी 4000, और नहीं 20 दे रखा है, सॉरी पावर 20 और किलोवाट में दे रखा है, ठीक है ना। तो ये गए गए दो दो, यानी आपके बचा अब लगभग 8000, 8000 अपॉन, अच्छा 8000 तो वो था, लेकिन नीचे क्या था, 20 किलोवाट था, तो किलोवाट को यानी नीचे 1000 पड़ गया। भाई देखो अपन को क्या लेना है, स्टैंडर्ड लेना है, यानी वाट में लेना होता है पावर, तो पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है ना, लेकिन किलोवाट में दे रखा है, इसलिए किलो सिंपली करने के लिए किलो को क्या दिखता है, 1000 लिखते हैं, तो ये गया, तो टाइम कितना आ गया, 8 सेकेंड। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई होप कोई भी कर सकता है इन क्वेश्चनों को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई सर्कुलर मोशन से एयरफोर्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि देखो अच्छे से पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। तो क्या लिखा है इसने कि इन फिजिक्स सर्कुलर मोशन इज़ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। देखो क्या होता है कि कोई भी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मान गया बात को, ठीक है, और रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, इट कैन बी यूनिफॉर्म, मतलब जो कुल मिला के ये कहना चाहता है कि उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, विथ कांस्टेंट एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन, ठीक है भैया, ये भी मान लिया कांस्टेंट एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन है, एंड विथ कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है उसकी, लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया, तो क्या होता है, मिनिमम स्ट्रेट लाइन होता है डिस्प्लेसमेंट का, मतलब डेफिनेशन याद नहीं हो तो देखना ऐसा यूनिट वापस दोबारा जाके। तो क्या होता है, मतलब इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, स्पीड कितनी भी हो सकती है, सॉरी वेलोसिटी कितनी भी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अच्छा अगर उसकी स्पीड कम कांस्टेंट नहीं रही तो दोस्तों वो ऐसे घूमते 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 आके यहाँ पड़ जाएगा, अंदर सेंटर में आके गिर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कांस्टेंट स्पीड है और नॉन यूनिफॉर्म विथ चेंज रेट ऑफ रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन मतलब कितना ये चक्कर काट रहा है, आरपीएम जिसको बोल सकते हैं आप। तो अब आधों को नहीं आया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, खाली जगह है कहीं, ये रही खाली जगह।
कुछ नहीं किया आपको, ये बता दिया आपको एक सर्कल है। ये सर्कल मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये सर्कल ले लिया मैंने। क्या यार, सर्कल भी सही से नहीं बना पाता। देखो, इसके चारों तरफ एक, या फिर आप मान लो, ये मैं बोल लेता हूँ, आप एक तरह का न्यूक्लियस है आपका। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स वेलोसिटी के साथ चक्कर काटा जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। कोई बात नहीं, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है इसकी। वेलोसिटी कैसी होगी? टेंजेंशियल होगी, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी तो क्या होता है जब चक्कर काटता जा रहा है, तो आपको अगर पता हो, जब आप बैंकिंग और रोड भी पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए, कोई भी जैसे एक फिक्स वेलोसिटी के साथ चक्कर काटता है तो उसमें क्या होता है, एक तरह का फोर्स एब्जॉर्ब होता है, एक फोर्स लगता है। एक्चुअल में वो सेंट्रीपिटल कोई तरह का फोर्स नहीं है, उसको अपन आभास मानते हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई भी जैसे अंदर, मतलब गाड़ी, जैसे कोई भी अगर चीज़ अगर चक्कर काटती है ना सर्कुलर वेलोसिटी के साथ में, तो उस वेलोसिटी के साथ में जो चक्कर काटने के साथ में जो आपको एक फोर्स ऑब्जर्व होता है अंदर की ओर लगने वाला, ठीक है ना। तो वो जो फोर्स लगता है अंदर की ओर लगने वाला, उसका अपन कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। मतलब द फोर्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, या फिर टूवर्ड्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो ये होता है इस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। या फिर सेंट्रीपिटल क्या कह सकते हैं, जो नेट टोटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना। ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की बैड डायरेक्शन होती है, मतलब। तो ये आपको हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको क्या बताना था मेन? हाँ, तो ये मतलब ये चीज़ होती है मेन। तो अच्छा, अब आपको बात करूँ मैं इसका, जो सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन में क्या होता है, जो, अच्छा, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हर बार चेंज होती रहेगी, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। मैग्नीट्यूड की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा ही होगा। अच्छा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ओके, मैं मान गया dv/dt एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन में चेंज आने से क्या होता है, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं, एक्सेलरेशन चेंज होगा, फोर्स भी चेंज होगा। मानते हैं ये बात को? क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है। एक्सेलरेशन में चेंज आएगा तो फोर्स में भी चेंज आएगा, मानते हैं ना। तो यही कुछ बातें होती है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ फोर्स होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि कोई भी, मतलब कोई और चीज़ होती है, वो इसको एक फोर्स के डायरेक्शन मिल जाता है। मेरी बात मानो, क्या होता है कि आप, कोई भी बंदा होता है, वो एक साइड में पत्थर बांधा और एक रस्सी ली और घुमाया, जू जू जू। तो जब इसने एक पत्थर को घुमाया तो इसने क्या किया, तो इस रस्सी में तो क्या है, कोई दूसरा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। पता होना चाहिए आपको, टेंशन फोर्स लगता है। लेकिन उस टेंशन फोर्स के साथ साथ में ये जो रस्सी घूम रही है, तो उसके साथ में एक, इसके डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उस डायरेक्शन में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बस, कुछ और फोर्स नहीं है, बस उसको मान लिया है, ठीक है ना। इसके बहुत से एग्जांपल है, जैसे इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल दिया है, फिर आप ऐसा मान ले ये सन और ये अर्थ का एग्जांपल है। तो बहुत से ऐसे एग्जांपल है, मतलब होते हैं। तो जो एफ एस जो होता है, मतलब जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसी सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, जो जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, बस वेलोसिटी इज चेंज। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? वेलोसिटी चेंज होती रहती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको एक वस्तु क्या होता है, v²/r। पहली बात तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अब मुझे बताइए, ठीक है ना, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो क्या हो गया, mv²/r हो गया। एक तो फार्मूला ये है। और फोर्स का फार्मूला क्या हो सकता है, mr², ठीक है ना। ये दो फोर्स होते हैं, क्योंकि देखो फोर्स में क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, r/ω, ठीक है ना।
तो ये जो मैंने सामने आपकी तीन चीज़ें लिखी, 1 2 3, और एक और चीज़ लिख देता हूँ आपके, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2πm/QB। ये क्या, एक फार्मूला, ये दो फार्मूला, तीन फार्मूला, चार, और एक लास्ट लिखूँगा F इक्वल्स टू QVB। बस दोस्तों, अगर इन चार फार्मूले के अलावा कहीं आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स का और कोई आ जाए बात कि भाई इससे क्वेश्चन आ रहा है, मेरे इन फार्मूले से बाहर कोई भी क्वेश्चन अटक रहा है, तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि सर इनसे बाहर कोई भी मेरा एयरफोर्स का, रेलवेज़ का कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन मेरा अटक रहा है। ठीक है ना, मैं गारंटी लेता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा इनसे अलावा। ठीक है, अच्छा अपन ने बात कर ली सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो एक ऐसा फोर्स भी होता है जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को भी बैलेंस करता है। अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया तो क्या मैं मिटा सकता हूँ? अच्छा, इसमें Q क्या, मैं बता देता हूँ आपको। Q चार्ज है, V वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड है, और ये F इक्वल्स टू QVB 12वीं का बुक का NCERT का है फार्मूला। ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है 11वीं की NCERT का। ठीक है ना, ये 11वीं NCERT का नहीं, टाइम पीरियड निकालना होता है कि भाई कितना टाइम पीरियड लग रहा है कोई भी, जैसे कोई भी चार्ज है उसको मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ में रोटेशन करने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है। तो उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मैंने बताया था ना आपको एग्जांपल, उसमें ये एग्जांपल आता है। और ये फोर्स लगा देता है, ये फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है। F इक्वल्स टू mr², और F इक्वल्स टू mv²/r। बस, इसके अलावा कोई आपसे फॉर्मूला नहीं अटकेगा। क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? ओके, पॉज करके लिख लीजिएगा जिसने लिखा है। अब बताते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। कुछ नहीं होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज़ अ स्यूडो फोर्स और इमेजिनरी फोर्स होता है। ये एक्चुअल में रियल में ये भी कोई फोर्स नहीं होता। जिस तरह सेंट्रीपिटल था ना कि भाई उसका भी कोई साथी नहीं है लेकिन उसका ज़बरदस्ती कोई गले पड़ जाता है, तो इसी तरह भी ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स के गले में पड़ा हुआ है। कैसे? देखो, सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक है ना, इसने अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया। तो दोस्तों इसी को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, ताकि देखो क्या होता है कि ये इस पाथ पे ही बना रहे, ठीक है ना, ये अंदर नहीं आ जाए और ये बाहर नहीं चला जाए। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक ऐसा फोर्स और होता है, उसको आप बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना। तो अच्छा, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसका कोई वर्चस्व नहीं होता। ठीक है ना। और क्या कह सकते, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं FC टेस्ट से, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अच्छा, वो हमेशा ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू FC। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा मैं आपको ये बता देता हूँ। क्वेश्चन जो सूडो फोर्स होता है वो बन सकता है, भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि जो सूडो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, कौन सा होता है। तो इसलिए आपका नाम ये दे रखा था। तो इस तरह का मैं इसलिए है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। और क्या बता दिया आपको, जो इक्वल एंड अपोजिट जो होता है, ये दोनों एक दूसरे का इक्वल और अपोजिट होते हैं। और FC टेस्ट नॉट वर्किंग इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि ये इसका कोई वर्चस्व नहीं होता, तो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका कोई काम नहीं होता, बस इसको बैलेंस करने के लिए लगाते हैं अपन। ठीक है। अब जैसे क्या एग्जांपल है, कभी आपने सुना है मौत का कुआं? मौत का कुआं सुना है ना? आप देखो मैं बना के देखता हूँ आपको मौत का कुआं, मज़ा आएगा दोस्तों। बना दिया मौत का कुआं। ये खड़ा देखो, आइए आप देख रहे हैं, गिरना मत बस अंदर। एक बाइक वाला आया, वो जूं जूं, फिर वो जूं जूं जो जो यहीं चलाता जा रहा है। आपने 100 का नोट पकड़ा, वो 100 का नोट आपके हाथ से छीन के ले जाता है, हाथ भी छोड़ देता है। तो वो ऐसा क्या करता है कि वो नीचे नहीं गिरता, वो ऐसा करता है कि उसमें उसको देखो, अभी क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर जूम करके बना रहा हूँ, ये जूम कर दिया मैंने। जो बाइक जो है, जैसे ये बाइक बनाई अपन ने उसकी, ठीक है ना, और वो इस तरह से उसकी गर्दन यूँ है, ठीक है ना, 3D में समझिए। वो आया और आपके हाथ से पैसे लेके चला गया और आप ऐसे खड़े हैं, समझ पा रहे हैं ना, ये सरफेस टाइप। तो उसमें क्या होता है कि वो जो फोर्स जो लगता है ना उसका, ये दोनों, तो वो इक्वल और अपोजिट लगता है।
सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, तो इस वजह से वो नीचे नहीं गिर पाता, ठीक है ना। और एक एक ध्यान रखना, वो एक वेलोसिटी अटेंड कर लेता है कि एक वेलोसिटी के बाद में वो नीचे भी नहीं गिर पाता, ठीक है ना। आप कभी भी देखना उनके, आप देखते हो कि उनका हाथ छोड़ा हुआ होता है। उनका हाथ छोड़ा हुआ क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो एक्सेलरेशन होता है वो इतनी स्पीड ले चुका होता है कि मतलब उसमें का एक्सेलरेशन उनका फिक्स होता है कि जब वो उसको एक फुल रेस दे के छोड़ देंगे उसको, ठीक है ना, फिर वो क्या उसी स्पीड से अटेंड करता रहेगा वो। तो ये इसका सिस्टम होता है। अच्छा, और बताता हूँ एक बेस्ट एग्जांपल। बसों में कभी गए हो? तो जो बस में जाते हो और एकदम से जैसे यहाँ पर एकदम से मोड़ आता है, तो देखते हैं कि आप बैठे हैं और आपके पास में एक बंदा बैठा है और एक ड्राइवर ने एकदम से बहुत गंदा मोड़ लिया। तो देखते हैं थोड़ी जैसे ही आप मोड़ से खुद संभलते हैं, देखते हैं आपके पास वाला दोस्तों है ही नहीं, कहाँ गया वो? उस मोड़ के अंदर खिड़की के बाहर चला गया। समझ पा रहे हैं ना? तो कुल मिला के ये है। तो इसमें देखो, मोड़ ये हम पर ऐसा मोड़ है तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर लगेगा, सेंट्रीपिटल। तो उस वहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी कभी बैलेंस नहीं हो पाता ना, तो उसको बाहर फेंक देता है। तब कभी आप खुद भी देखो ना, आपको भी फोर्स लगता है वो, ठीक है ना। अच्छा, अ बकेट फुल विथ वाटर एंड मूविंग वर्टिकली, वाटर नॉट फॉल। मतलब अच्छा, कभी आपने देखा कि आप पानी को बोल जोर जोर से यूँ गोल गोल एक स्पीड अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, बहुत जोर जोर से पानी के अंदर होता है लेकिन वो पानी नीचे नहीं गिरता, क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर एक फोर्स को बैलेंस कर लेता है। इस तरह का एग्जाम्पल, ठीक है ना। और इससे अच्छा कोई आपको समझा नहीं पाएगा आपको कोई सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब लास्ट टॉपिक बचता है अपना सिंपल पेंडुलम। कुछ नहीं करना है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है मैं ये थोड़ी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। ये सब मैं आपको बताने के लिए, अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं मेरे हिसाब से ही पढ़ाऊँगा। सिंपल पेंडुलम कुछ नहीं होता, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना। इसकी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है ना। वो कहाँ कहाँ जा सकता है? वो दो जगह जा सकता है, ठीक है ना। और एल क्या है? उसको इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। इफेक्टिव लेंथ मतलब जो वेरी कर सकती है। और ये इसकी कौन सी है? मीन पोजीशन है, ठीक है ना। ये एक्सट्रीम जा सकता है यहाँ पे और यहाँ पर एक्सट्रीम जा सकता है, ठीक है ना। आपको सबको पता है जो फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ठीक है। कुछ ध्यान रखना ना आपको, एक तो ये चीज़ याद रखनी है और दूसरा उसका फॉर्मूला याद रखना है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। अब आधे लोग कहेंगे फार्मूला कैसे याद रखूं गुरु? तो फार्मूला कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेविटी कहाँ रखती है? नीचे की तरफ लगती है, तो ग्रेविटी नीचे आएगा। अच्छा, जी नीचे आएगा तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है, अपना फार्मूला याद है, ठीक है। अच्छा, और इसके ऐसे इसका दो एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम के दो एग्जांपल तुम जानते ही हो यार। एक तो होता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये स्विंग हो गया पेंडुलम। और एक है वो झूला झूलते हो आप, ये लड़कियां झूलती है सावन में, ये टू एंड फ्रो करती है। जो भी चीज़ टू एंड फ्रो करती है वो एक तरह का सिंपल पेंडुलम ही कहलाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता चुका हूँ, T = 2 पाई रूट L/G, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा देखना। पहले टाइम देख लेता हूँ, टाइम कितना हुआ। उत्तरी, चलो भाई चलो चलो फटाफट फटाफट। तो देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई लड़की झूला झूल रही है, या फिर हाँ कोई लड़की झूला झूल रही है, ठीक है। और वो बैठी है ऐसे, उसने टांग नीचे कर रखी है, तो इसकी लेंथ अभी है L, ठीक है ना। फिर एक लड़की, इस लड़की ने क्या किया, ये इस झूले पर खड़ी हो गई और इसकी लेंथ हो गई L नॉट। तो देखो लेंथ बढ़ी, टाइम पीरियड बढ़ा, तो तो फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा? इस तरह का क्वेश्चन आता है। बताओ क्या ये आसान है कि नहीं है? लेंथ बढ़ी, टाइम बढ़ा, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन। और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखो, कि देखो आपको कुछ नहीं, एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जो टाइम पीरियड होता है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू होता है ग्रेविटी के भी। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि देखो कि कोई पेंडुलम है, आप इसको इक्वेटर पे लेके जाओगे तो उसकी
जो क्लॉक होगी वो तेज़ घूमने लगेगी, धीरे घूमेगी, मतलब कुल मिला के फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अच्छा नहीं नो देखो, इक्वेटर पे हो तो इक्वेटर पे गर्मी पड़ती है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज़ होगी। लेंथ इंक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो क्लॉक इक्वेटर पे तो चलेगी धीरे, ठीक है ना। और जब आप उसको पोल्स पे ले जाओगे, ठीक है ना, तो पोल्स पे जाओगे तो क्या होगा, लेंथ कम हो जाएगी। लेंथ कम होगी, टाइम पीरियड कम, टाइम पीरियड कम होती, फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, सॉरी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मतलब घड़ी बहुत तेज़ घूमेगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और सेम टू सेम यही है हीट के लिए में क्वेश्चन। अच्छा स्पेस में जाओगे तो क्या होगा, स्पेस में जाओगे तो क्या होगा दोस्तों, स्पेस में जाओगे तो ग्रेविटी हो जाएगी जीरो, टाइम पीरियड हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी ग्रेविटी इन मतलब आप स्पेस में जाओगे तो आपके तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं, ठीक है। और एक टाइप का एक क्वेश्चन और आता है, मून के रिलेटेड बता देता हूँ। तो ग्रेविटी ऑफ मून इज़ लोअर देन ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है ना। यानी मून में ग्रेविटी कम है तो वहाँ टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी कैसे हो जाएगी, कम। यानी कि अगर आप इसको पेंडुलम को मून पे लेके जाओगे तो वो स्लो होगा, स्लो घूमेगा, स्विंग करेगा, ठीक है ना। तो ये सब दोस्तों थी। तो आप लोग मुझे झेल रहे हैं, झेलिए, अभी तो और झेलना बाकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं फिर से बोलूँगा, ये वीडियो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर दिए बैठ के, ठीक है ना। और इसको लाइक भी करना है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार। तो लाइक करेंगे तो हमको भी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, क्या बोलते हैं दोस्तों, इंस्पिरेशन, ठीक है ना। और कमेंट भी कर दीजिए कोई डाउट हो तो, ठीक है। और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम के अंदर। और थोड़े दिनों में आपको मैं एक टेलीग्राम के अंदर और व्हाट्सएप के अंदर आपको मैं क्वेश्चंस बना बना के डालता रहूँगा, जिसमें आपको आइडिया पड़ता जाएगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, और कोरोना में बाहर मत घूमिएगा।